हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल प्राइम एकेडमी। ये हमारे लेक्चर सीरीज पे ठीक है क्लास 12 के टॉपिक्स खासकर जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स उसके लिए हम यहाँ पर एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं जो प्रॉपर आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए देखा जाता है। बट जनरली इसको हम लोग इस तरीके से देखेंगे कि आप इसको आगे भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर या फिर आईआईटी के क्वेश्चंस के हिसाब से आप इसको मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है संबंध। ये हमारे चैप्टर का या फिर हमारे पूरे बुक्स का सबसे पहले चैप्टर बोर्ड माना जाता है इसको संबंध। और इस चैप्टर को आप पहले भी 11th क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हुए ठीक है 12th में एंगेज करेंगे इसको। ठीक, तो यहाँ पर जो संबंध है वो संबंध जो होता है किस तरीके से डिफाइंड होता है आपके 12th में। ठीक है, तो पहले अपन संबंध की कुछ डेफिनेशंस को देख लेते हैं जो जनरली आपने 11th क्लास में डील करके आए हो। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है x का रिलेशन y के साथ है। ठीक है, ये ऐसा पढ़ा जाता है इसको x r y यदि आपका लिखा हुआ है ये आपका नोटेशन है किसी भी रिलेशन या दो एलिमेंट्स के बीच के रिलेशन को इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम ध्यान दें तो x का जो रिलेशन है वो y के साथ है, तो उसको हम लोग इस तरीके से बोलते हैं कि दो आपके पास में एलिमेंट्स हैं वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर रूल विशिष्ट नियम या संबंध के द्वारा जो होता है आपस में बंधे होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं संबंध। ठीक है, जैसे आप बात करते हैं पहले एग्जांपल की, जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में जो एलिमेंट्स हैं वो आपके एलिमेंट दिल्ली और भारत आएंगे और उनके बीच जो एक कनेक्टिविटी है वो कौन बैठाया है, राजधानी बैठाया है। तो राजधानी जो होता है ठीक है वो क्या आएगा, आपका रिलेशन आएगा। ठीक है, चलिए उसी के साथ साथ अपन देखें कि श्रीमती इंदिरा गांधी ठीक है पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर एक्स और वाई के फॉर्म पे आपका इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू काम कर रहे हैं और जो रिलेशन है ठीक है वो कौन है, पुत्री है। तो पुत्री का संबंध यहाँ पर दिख रहा है। इसी तरीके से आप यदि देखते हैं 10 को आप 2 से विभाज्य करते हैं, तो 10 को यदि हम 2 से विभाज्य करते हैं तो ये दो एलिमेंट्स होंगे और उसके बीच ये रिलेशन को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक, और x y का घन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक रिलेशन में बंधे हुए दो एलिमेंट्स जो है आपका x और आपका y ठीक है किसी पर्टिकुलर रिलेशन में क्या हुआ है, बंधा हुआ है। इसी को हम बोलते हैं संबंध करके। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम देखते हैं कि हमारे पास कोई एक समुच्चय दिया हुआ है जो जनरली अपन मैथ्स के लिए यूज कर रहे हैं 1 2 3। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है, यहाँ 1 2 3 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा 1 2 3। अब यहाँ पर ऐसा एक रिलेशन स्टेबल करने के लिए अपन यूज करते हैं, तो याद रखना है कि रिलेशन हमेशा किसी एक समुच्चय पर ही लगता है। ठीक, तो जब हम यहाँ से एक रिलेशन स्टेबल करते हैं तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पर जो लिखा हुआ है a क्रॉस a, ठीक है इसका मतलब ये होता है कि a का a के साथ कुल संभावित जोड़े कितने बनेंगे। जनरली हम रिलेशन के एलिमेंट्स को पेयर वाइज लिखते हैं या फिर जोड़े के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर चेक करें तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ। ठीक है, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ। उसी प्रकार से 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ ये संबंध स्थापित हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉसिबल पेयर्स कहलाते हैं। इसी को हम लोग बोल रहे हैं एक क्रॉस से, मतलब आपका सेम सेट का कार्तीय गुणनफल ठीक है उसी समुच्चय के साथ यदि होता है। ठीक है, किसी समुच्चय का अपने ही साथ जो होता है कार्तीय गुणनफल इस तरीके से स्थापित होता है जिसमें आप कुल संभावित जोड़ों की संख्या को काउंट करते हैं या संख्या को काउंट करके आप इसको यहाँ पर पेंशन करते हैं। जैसे आप इसको आराम से लिख सकते हैं 1 1 ठीक है 1 2 और 1 3। ये आपका 1 के साथ इस सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स है सबके साथ पेयर बनाया गया है। वैसे ही हम देखेंगे 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 2 का 3 के साथ। देन फिर आप 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ जो होता है यहाँ पर पेयर जो है आप स्टेबल करते हैं। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर पेयर में कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, वो 9 एलिमेंट्स कैसे आएंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स थे और यहाँ पर भी क्या थे, 3 एलिमेंट्स। ठीक है, तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमको जो टोटल पॉसिबल पेयर्स मिलते हैं ठीक है वो किसी डोमेन स्पेस और आपके कोडोमेन ठीक है, तो आपका डोमेन और कोडोमेन में जो प्रेजेंट होने वाले एलिमेंट्स हैं या अवयव हैं उनके संख्याओं के आपस में गुणनफल से निकलता है। ठीक है, तो ये निकल जाएगा एक क्रॉस से। अब हम देखते हैं कि रिलेशन को हम लोग और किस तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं कि R1 जो है आपके पास में एक संबंध दिया हुआ है जिसको अपन डिफाइन कैसे किए हैं, लेस देन से किए हैं। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं 2 4 6 और यहाँ पर भी ले लेते हैं 2 4 6, यदि ये सेम सेट है तो ठीक है। वैसे तो बहुत सारे आप इसमें कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब हम इस R1 की बात करते हैं तो ये जो R1 आता है वो किस तरीके से डिफाइंड होगा, तो वो एक ऐसे पेयर्स होंगे x और y के। ठीक है, जहां पर आपका x जो होता है वो y से क्या हो, छोटा हो, x y से छोटा हो। तो जनरली आप देखेंगे
इस साइड के एलिमेंट को हम x बोल देते हैं, इस साइड के एलिमेंट को हम लोग y बोल देते हैं। ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है इस a के जो इस y से छोटे दिख रहे होंगे? ठीक है, तो आपको दिख रहा है 2 4 के साथ है और 2 जो होता है 6 के साथ है। ठीक है, सेम इसी तरीके से यदि हम देखें तो 4 6 के साथ था। ठीक है, तो हम इस R1 को ये डिफाइन करना चाहें तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? 2 जो है 4 छोटा है और 2 जो है 6 छोटा है और इसके साथ साथ 4 जो है वो 6 से छोटा है। बाकी ऐसे कोई भी एलिमेंट्स की मैपिंग यहाँ पर नहीं हो पा रही है जिससे ये रिलेशन क्या हो? स्टेबल हो। फिर इसके जस्ट आगे बढ़ते हैं तो R2 यहाँ पर जो दिया हुआ है वो दिया है इक्वल टू की कंडीशन। मतलब ये आपके पास में एक रिलेशन आया R2, ठीक है, जो इक्वल के साइन को डिफाइन कर रहे हैं। जैसे हम 2 4 और 6 से डिफाइन करते हैं, यहाँ पर भी 2 4 और 6 डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर से ये जो है R2 ये एक रिलेशन स्टेबल हो रहा है। बट कैसे हो रहा है? तो आपको याद रखना है यहाँ पर x है और यहाँ पर y है। लिखने का तरीका क्या होगा कि R2 इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर से वो ऐसे पेयर्स आएंगे x और y जिसमें x और y क्या हो? सेम हो। और वो सब के सब किसके एलिमेंट हैं? वो इसी सेट A के एलिमेंट है, जो भी सेट आप यहाँ पे डिफाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यदि चेक करें कि हमारे पास में जो रिलेशन है वो इक्वल का रिलेशन है, तो आप ये बोल सकते हैं 2 4 के साथ इक्वल होगा। ठीक है, 4 4 के साथ इक्वल, सॉरी 2 2 के साथ इक्वल होगा, 4 4 के साथ इक्वल होगा एंड 6 6 के साथ इक्वल होगा। ठीक है, मतलब आप इसको इस तरीके से बता सकते हैं, 2 2 के इक्वल है, 4 4 के इक्वल है और 6 6 के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो R2 में जो एलिमेंट्स आएंगे या R2 में जो पॉसिबल पेयर्स आएंगे वो भी 3 दिख रहे हैं यहाँ पर। तो 2 2 के साथ है, 4 4 के साथ है और 6 6 के साथ होगा। ठीक है, अब हम अगले रिलेशन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में क्या हो गया? R3 आ गया। तो ये जो दिया हुआ है गणना का साइन दिया, मतलब बड़े होने का साइन दिया है, तो यहाँ पर से जो ये R3 कनेक्ट हुआ, ठीक है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फिर से आपने सेम एलिमेंट लिया 2 4 6 और यहाँ पर भी क्या आ गया? 2 4 6। बट आपको यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पर x जो है वो y से क्या है? ठीक है, बड़ा होना चाहिए। तो जब हम इस R3 को डिफाइन करते हैं तो आप यहाँ लिखते हैं वो पेयर्स, ठीक है, जिसमें x की वैल्यू y से क्या होती हो? बड़ी होती हो। तो आप यहाँ ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू y से बड़ी होती हो, तो यहाँ देख रहे हैं कि 4 2 से बड़ा है, लेकिन 4 4 के इक्वल है और 4 6 से छोटा है। ठीक है, इसलिए सिर्फ एक ही पेयर मिला 4 के साथ। यदि 6 के साथ देखें तो 6 2 से भी बड़ा है और 6 4 के साथ भी बड़ा है। इसका मतलब आप यहाँ बता सकते हैं कि जो आपके पास में R3 आएगा, जो थर्ड रिलेशन आएगा यहाँ पर, वो आएगा 4 का 2 के साथ रिलेशन होगा, ठीक है, और 6 का 2 के साथ रिलेशन होगा और 6 का 6 के साथ रिलेशन होगा। तो इस तरीके से आपने 3 कंडीशंस, पर्टिकुलर एक सेट में जितने भी 3 एलिमेंट्स थे, उन 3 एलिमेंट्स पर आपने 3 कंडीशंस देखा यहाँ पर, एक लेस देन, एक इक्वल और एक ग्रेटर देन। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अब यहाँ पर जितने भी रिलेशंस आपने स्टेबल किया, ठीक है, तो बेटा यहाँ पर जो R1 था, ठीक है, वो उस पर्टिकुलर कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट कहलाता है। अब सबसेट को आप हर कोई अच्छे से जानते हैं कि जब आप इस पर्टिकुलर ए सेट पर कोई एक स्पेस ऐसा बनाते हैं, ठीक है, कि जिसके सभी एलिमेंट, मतलब आप यदि बात करते हैं x यदि b में बिलोंग कर रहे हैं और अब x a में बिलोंग कर जाए, तो उस कंडीशन पर आप बोलते हैं कि b जो है वो a का क्या होगा? सबसेट होगा। ठीक है, तो ये सबसेट की डेफिनेशन के साथ है। तो यहाँ पर चेक किए कि बेटा R1 जो था या R1 रिलेशन था वो इस पर्टिकुलर कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट था। सिमिलर R2 भी जो था वो भी A क्रॉस A का सबसेट है, R3 भी है वो भी A क्रॉस A का सबसेट है। तो सबसेट इन द सेंस आप यहाँ पर ध्यान से समझ सकते हैं कि जब हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल को देखते हैं तो यहाँ पर टोटल पॉसिबल पेयर बनते कितने? 9। ठीक है, बट उसमें बने कितने? R1 पे 3 बने। ठीक है, यहाँ पर भी कितने बने थे? 9 बनते टोटल पॉसिबल पेयर्स, बट यहाँ पर इस रिलेशन के हिसाब से कितने बने? 3 बने। ठीक है, और यहाँ पर भी कितने पेयर बन रहे थे? 9। ठीक है, बट अभी रिलेशन के हिसाब से वहां पे कितने बने? तो यहाँ पर भी कितने बने? आपके पास में 3 ही बने। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रॉपर्टी को अच्छे से चेक आउट कर सकते हैं कि जितने भी आपके रिलेशंस होते हैं, ठीक है, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के हमेशा क्या होगा? सबसेट होगा। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि अपन ओवरऑल बात करें या इन जनरल फॉर्म में बात करें तो R जो होता है, जितने प्रकार के रिलेशंस इस दुनिया में उस पर्टिकुलर सेट के लिए हो सकते हैं, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा? सबसेट होगा उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के। ठीक है, या कार्तीय गुणनफल के। इसको हम लोग एक का कार्तीय गुणनफल के नाम से जानते हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि ये सेम सेट बनता है और ये तो आपका क्या होगा? संबंध होगा। तो इससे आपने एक नियम बना लिया कि किसी समुच्चय A पर, कोई समुच्चय A है, वहां पर कोई संबंध यदि R स्थापित होता है तो वो हमेशा A क्रॉस A का एक क्या होगा? उप समुच्चय होगा। तो ये एक सबसेट के फॉर्म पे काम करते हो आप। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब यहाँ पर जैसे कार्तीय गुणनफल के बारे में बात आई, लेकिन हमने अभी तक सेम सेट पे निकाला। यहाँ पर वो जो है
अलग अलग सेट पे डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये ए है और यहाँ पर ये बी है, अब ये अलग अलग सेट है तो अलग अलग सेट में कुछ एलिमेंट्स भी अलग अलग हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 मैंने कुछ एलिमेंट डिफाइन किया और यहाँ पर मैंने 2 और 4 डिफाइन कर दिया। ठीक है, या कुछ और भी एलिमेंट आप यहाँ पर पिक कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ बात कर लेते हैं ए और बी के फॉर्म पे। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं सर, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 4 थे, मतलब अवयव की संख्या कितनी थी, 4। यहाँ पे अवयव की संख्या कितनी है, 2। दोनों के यदि हम गुणा करें तो टोटल कितने पॉसिबल पेयर बनेंगे, 8। तो उन्हीं 8 पेयर्स को हम लोग बोलते हैं कार्तीय गुणनफल। तो इस डेफिनेशन को आप ध्यान से देख सकते हैं, उन सभी संभावित जोड़ों का समूह जो ए और बी के अवयवों से बना होता है। तो ये आपका ए है और ये बी है, इसमें जो टोटल पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं इनके एलिमेंट्स के बीच में, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कार्तीय गुणनफल बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये ए क्रॉस बी कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं कि आपके पास में जब आपने ए बताया कि 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट्स आपके पास में है, और बी बताया आपने कि वहां पर ए और बी एलिमेंट्स है, तो टोटल 8 पेयर बनने वाले हैं। तो हम यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले ए और बी के बीच का, ठीक है, तो वो पेयर कैसे बनेंगे, तो ये जो 1 है वो ए के साथ, ये 2 ए के साथ, 3 ए के साथ और 4 ए के साथ। सेम ऐसे ही होता है यहाँ पर, यदि ध्यान दें तो 1 बी के साथ, 2 बी के साथ, 3 बी के साथ और 4 बी के साथ होगा। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि 1 ए के साथ भी गया और 1 गया बी के साथ भी, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, 2 ए के साथ भी गया और 2 गया बी के साथ, 3 ए के साथ गया और 3 गया बी के साथ। ठीक है, 4 ए के साथ गया और 4 जो होता है बी के साथ। मतलब आपने ये टोटल पॉसिबल पेयर देखा, और जब आप इसको काउंट करते हैं तो यहाँ पे 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो टोटल 8 पेयर्स यहाँ पर डिफाइंड होंगे। इसी कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं कार्तीय गुणनफल। तो दो समुच्चयों के बीच में कार्तीय गुणनफल को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। चलिए, तो हम अब आगे बढ़ते हैं संबंध की परिभाषा, जो हमारा मेन जो टॉपिक है, जो हमारा 12th का मेन टॉपिक है, जहां से स्टार्ट हो रहा है, उसकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो संबंध की परिभाषा होता कैसे है, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि कोई भी संबंध यदि स्थापित होता है तो वो हमेशा जो है, ठीक है, किसी दो सेट के कार्तीय गुणनफल का क्या होता है, हमेशा एक उपसमुच्चय होता है। ठीक है, तो R जो है वो आपका A क्रॉस B का एक क्या है, उपसमुच्चय होता है, और वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर रूल, ठीक है, एक स्पेसिफिक रूल को या एक स्पेसिफिक नियम को क्या करता है, पालन करता है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश आप कर रहे हैं, ठीक है, वो एक स्पेशल रूल के साथ होगा, मतलब संबंध एक नियम होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम यहाँ बताते हैं कोई एलिमेंट ए है और यहाँ पे कोई एलिमेंट बी है, तो इस ए का इस बी के साथ किस तरीके से संबंध है उसका निरूपण हम यहाँ करते हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे लिखा जाता है, जिसपे ए इस वाले सेट का एलिमेंट होगा, जैसे मान लो ये ए है, और ये जो बी है वो इस वाले सेट का एलिमेंट होगा, मान लो वो बी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोले कि ए का रिलेशन बी के साथ है, तो हम इसको इस तरीके से निरूपित करते हैं। यहाँ पर इसको बोल सकते हो कि ए का संबंध बी से है, और इसको दर्शाने का एक अलग तरीका भी होता है, जिसको हम लोग फिर बोलते हैं कि ए और बी के बीच रिलेशन स्टेबल है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल में आप यहाँ पर देख रहे हैं बेटा कि आपके पास है 1 2 3 4, टोटल जो होता है 4 एलिमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं, और यहाँ पे आपके पास है 5 एलिमेंट है, 1 4, ठीक है, 9 16 और 25। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर एक रिलेशन स्टेबल करके दिखाते हैं, या कैसे ये इसके एलिमेंट्स कैसे रहेंगे या कैसे पेयर्स में ये डिफाइंड होंगे, उसको हम एक बार अच्छे से चेक कर लेते हैं। बट आपको पहले चेक करना चाहिए कि यहाँ पर कार्टेशियन कितना हो रहा है, या कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स कितने आएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट है 4 और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट है 5। जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वहां पर वैल्यू कितनी आती है, 20। मतलब इन दो सेट्स के बीच में, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये ए और बी के बीच में आपके पास में टोटल 20 पेयर्स बनने वाले हैं। बट आप ठीक है 20 पेयर्स बनने वाले हैं, लेकिन हमने जैसे ही बोला कि ये एक रिलेशन एक कानून में, एक नियम कानून में बंधा हुआ है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर कितने पेयर्स आने वाले हैं वो चेक करेंगे। बट पहले देखो कि वो रूल क्या था। तो रूल था आपके पास में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम जो जनरली जानते हैं कि इसको यदि हम देखें तो हमारे पास में ये x है और ये y है। ठीक है, और ये y आ कैसे रहा है, y आ रहा है x के स्क्वायर करने पर। ठीक है, y कैसे आ रहा है, x के स्क्वायर करने पे आ रहा है। तो हम देखें, जैसे हमने एलिमेंट पिक किया 1, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 1 होगा। ठीक है, तो 1 जो है जाके मैप कर गया 1 के साथ में। 2 को देखें तो 2 4 पे गया, 3 9 पे गया, 4 16 पे गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर जो होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दें यहाँ पर 25, ठीक है, इसका कोई भी इस सेट के एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं हुआ इस रूल के हिसाब से या इस रिलेशन के हिसाब से। तो जब आप इसके एलिमेंट डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो आप यहाँ पर देखते हैं कि 1 और 1 आ रहा है, 2 का 4 के साथ रिलेशन है, 3 का 9 के साथ रिलेशन है, और 4 का 16 के साथ रिलेशन है। जबकि आप देखें कि अभी यहाँ पे आपको 20 पेयर्स मिल रहे थे,
बट यहाँ पे कितने पेयर्स हो गए, 4 पेयर्स, ठीक है। तो जब हम देखें इसकी कार्डिनैलिटी यदि चेक करते हैं इस आर की, तो वो आपको कार्डिनैलिटी हमेशा ए क्रॉस बी से कम, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं उसके इक्वल मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पेयर थे 4 थे, जो कि छोटा है किससे, 20 से, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी रिलेशन होता है वो एक नियम कानून में बंधा होता है, तो उस नियम कानून के हिसाब से यहाँ पर 4 पेयर्स हैं, जबकि आने कितने चाहिए थे, यदि हम उसे कार्तीय गुणनफल के हिसाब से लें तो वो आने चाहिए थे 20, बट आया कितना है, 4, ठीक है। तो आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ये संबंध को इस तरीके से दर्शाते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो बेसिक एग्जाम्पल्स में आते हैं, जिससे आपका ये संबंध का जो कॉन्सेप्ट है या रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। वो कैसे क्लियर होगा, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक सेट है ए जिसमें टोटल 6 एलिमेंट है, तो आपने डिफाइन किया 1 2 3 4 5 और 6, सर सेम सेट पे लग रहा है तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि आपका सिंगल सेट था, तो यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, बट यहाँ देखो ध्यान से कि सर यहाँ पर जो रूल दिया हुआ है वो ऐसा दिया है कि जब इसको आप ए बोलते हो इसको आप बी बोलते हो, तो ए का बी के साथ एक ऐसा रिलेशन दिया हुआ है, कैसा रिलेशन दिया है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आता हो, 2 आता हो, दोनों का अंतर कितना आता हो, 2 आता हो, ठीक है। तो ये आपका रूल है, ये क्या है, आपका रूल है, ठीक है। इस रूल के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और वो जो 2 है, ठीक है, ये पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक। इसका मतलब ये होता है कि जब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 3 और 1 के बीच का गैप कितना आएगा, 2 आएगा, 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 होता है, 4 माइनस 2 कितना होगा, ठीक है, वो भी 2 होता है, 5 माइनस 3 कितना होगा, वो भी 2 होता है, और 6 माइनस 4 जो है वो भी कितना होता है, 2 होता है। इसका मतलब सर यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि इस रूल रेगुलेशन को फॉलो करने वाला, ठीक है, आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 4 एलिमेंट है। वो 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो 3 का 1 के साथ संबंध है, ठीक है, 4 का 2 के साथ संबंध है, 5 का 3 के साथ संबंध है, और 6 का भी किसका संबंध है, 4 के साथ संबंध है। इसके अलावा ऐसे कोई भी एलिमेंट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, या कोई भी ऐसे पेयर्स नहीं मिल रहे हैं जिस पर जो होता है ये रूल रेगुलेशन सेटिस्फाइड करे, ठीक है। जबकि आना कितना चाहिए था, यहाँ पर 6 एलिमेंट है, यहाँ पर 6 एलिमेंट है, तो टोटल 36 पेयर बनते, बट यहाँ पर बने कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 4, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से बोल सकते हो कि यहाँ पर जो रिलेशन आ रहा है वो ए क्रॉस ए का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, जिसको बोल रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं n पर संबंध, मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। अब नेचुरल नंबर की जो डेफिनेशन होती है, ठीक है, वो क्या होता है, जो अपन काउंट कर सकते हैं, बट नेचुरल नंबर एक प्रकार से काउंटेबल तो है, ठीक है, बट ये इनफाइनाइट नंबर है, क्योंकि इसके कोई एंड पॉइंट्स तक आप नहीं पहुंच सकते। स्टार्ट जरूर 1 से करते हैं, लेकिन आप इसके एंड पॉइंट्स तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। तो देखिए प्राकृतिक संख्याओं पर संबंध किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी आपके पास नेचुरल नंबर है और यहाँ पर भी नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसा करके चलते जाता है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 ऐसा बढ़ते जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर चेक करने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो रूल आपके पास में दिया हुआ है, तो जब हम बताएं कि ए और बी, ठीक है, ऐसे पेयर से, मतलब ये ए है और ये ऐसा बी है, ठीक है, कि इनका एक ऐसा पेयर रिलेशन का एलिमेंट होगा जो एक कंडीशन फॉलो करता है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं a + 3b = 12 करके, ठीक है। तो ये आपका रूल है, ये आपका ऐसा रूल है कि जैसे आपको a और b की वैल्यू पुट करें और इस इक्वेशन को सॉल्व करें या इस लेफ्ट साइड को सॉल्व करें तो आपको 12 आना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं हम कि आएगा कैसे। तो इसका एक सिंपल सा फंडा ये है कि आप इसमें से किसी भी एक एलिमेंट को डिफाइन कर लो, तो हम डिफाइन कर लेते हैं a को, ठीक है, या हम डिफाइन कर लेते हैं b को, तो 3b = 12 - a, और आप ऐसा भी लिख सकते हैं b = 12 - a/3, या फिर यदि आपको सिंपल करना है और तो आप इसको एक और फॉर्म पे लिख सकते हैं, जैसे a को अपन सिंगल कर लिया और 12 - 3b मेंशन कर दिया, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप आराम से इसको मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि जो पेयर है, ठीक है, वो तो इसी तरीके से दिख रहा है, a संबंधित है b के साथ में या b संबंधित है a के साथ में, ठीक है, ओके, ठीक है। बट अभी फिलहाल पढ़ने के लिए आपको यही पढ़ना होगा कि a का संबंध b के साथ है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर से हमको पता है सर कि आपके पास में a और b दोनों के दोनों कैसे हैं, नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, इट मींस आप जब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो हम पुट करते हैं b की वैल्यू 1, क्योंकि नेचुरल नंबर की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी, तो 12 - 3 × 1, तो 12 - 3 इट मींस यहाँ पे आ जाएगा 9। जब आप b की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो यहाँ पर a = 12 - 3 × 2, इट मींस 12 - 6, तो वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई।
जब आप 3 पुट करते हैं तो b की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो a की वैल्यू 12 माइनस 3 इंटू 3 मतलब 12 माइनस 9, तो ये हो जाएगा आपका 3। बट जैसे ही आप b की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो a की वैल्यू 12 माइनस 3 इंटू 4 हो जाता है, जो कि 12 माइनस 12 होता है, वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि सर जब आप बता रहे हैं पहले से ही कि a और b दोनों के दोनों कैसे थे, नेचुरल नंबर थे, जब b की वैल्यू 1 थी तो आपकी a की वैल्यू कितनी आई, 9 आई, ठीक है। तो 9 आई, तो 9 जो होता है वो नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है, ठीक है। यहाँ पर 6 नेचुरल नंबर है, ये भी बिल्कुल है, 3 नेचुरल नंबर है, बिल्कुल, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है, 0 एक होल नंबर हो जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेके देते हैं कि b की वैल्यू 5 रख के चलते हैं, तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 5, दैट मीन्स ये हो जाएगा 12 माइनस 15, तो वैल्यू आ जाएगी -3, और ये भी नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया सर इतने बड़े सेट में हमको सिर्फ 3 ही पेयर ऐसे मिल रहे हैं जो इस नियम को पालन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको वो 3 एलिमेंट कौन कौन से मिले कि सर अपना a की वैल्यू 9 थी तो आपका b की वैल्यू 1 था, ठीक है। 9 कब आ रहा है, जब b की वैल्यू आप 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है। और जब आप 6 कब आ रहा है, जब आप b की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, और 3 कब आ रहा है, जब आप b की वैल्यू भी क्या पुट कर रहे हैं, 3 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पर नेचुरल नंबर इनफिनिट सेट होता है, उसका यदि हम कार्तीय गुणनफल निकालते हैं तो यहाँ पर भी अवयवों की संख्या या पेयर की संख्या या संभावित जोड़ों की संख्या अनंत प्राप्त होती है, बट यहाँ पर इस नियम के हिसाब से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही पेयर मिल रहे हैं। तो फिर से आप देख सकते हैं कि R जो था वो n क्रॉस n का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है, डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है, कि यहाँ पर आपके पास में 2 सेट दिए हुए a और b जो है 3, 5 और 7, 11, ठीक है। तो आपको R इस तरीके से स्टेबल करना है कि यहाँ पर A का संबंध इस तरीके से होगा B के साथ में कि उनका जो डिफरेंस है वो क्या मिले, आपको विषम मिले। ऑड का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, विषम होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को आप ध्यान से देखें कि कैसे आएंगे, और ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट में इसके आंसर को आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब आते हैं कुछ स्पेसिफिक टर्म्स पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर संबंध और फलन के लिए, क्योंकि ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो जनरली आपको बहुत लंबे समय तक मिलेंगे, ठीक है। चलिए, प्रांत और परिसर, जिसको हम लोग डोमेन और रेंज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो संबंध R के सभी पहले अवयवों का समुच्चय, सेट मतलब होता है समुच्चय, आप इसको हिंदी में जो है समुच्चय लिख सकते हैं, और समुच्चय की परिभाषा से आप लोग भली भांति अवगत हैं, या आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सेट है, इसको भी आप समुच्चय के फॉर्म पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो कैसे डिफाइन करेंगे इसको। जैसे मान के चलिए ये आपके पास में कोई सेट A है और ये मान के चलिए कोई सेट B है, ठीक है। तो इसमें आप बोलेंगे कि इसमें कोई एलिमेंट A था और इसमें कोई एलिमेंट B है, ठीक है। तो किसी भी रिलेशन में खासकर ये ध्यान रखें कि जो आपके पास में क्रमित युग्म है, जो आपके पास में ऑर्डर्ड पेयर है, इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमेशा जो होता है डोमेन का एलिमेंट होता है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो आपका प्रांत या परिसर या रेंज का एलिमेंट होता है, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान से रखेंगे। फिर से हम बता देते हैं कि ए भी यदि बिलोंग्स टू आर हो रहा है तो बेटा ये फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो डोमेन का एलिमेंट कहलाता है, और सेकंड एलिमेंट जो होता है वो रेंज का एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से देखेंगे आप, ठीक। तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि डोमेन ऑफ आर, ठीक है, वो क्या कहलाता है, मतलब संबंध का डोमेन वो ए होगा जब आपके इस पेयर में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, ए होगा, और उसी संबंध का जो होता है आपका रेंज, ठीक है, वो आपका बी होगा। बी कब होगा, जब इस पेयर में आपका सेकंड एलिमेंट कौन हो, बी हो, ठीक है। चलो तो फिर आगे देखते हैं, और अब आते हैं प्रतिलोम संबंध, ठीक है। ये वैसा ही है जैसे आप पहले भी इसको डिफाइन कर चुके हैं 11th क्लास में, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपके पास में कोई सेट ए है और ये सेट कोई बी है। जब यहाँ कोई एलिमेंट आप ए डिफाइन करते हैं और यहाँ कोई एलिमेंट बी डिफाइन करते हैं, तो ए का संबंध जब बी के साथ है, तो बी का संबंध जब ए के साथ यदि हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम ये बोलते हैं कि वो प्रतिलोम संबंध होगा किसका, आर का। आर इनवर्स जो होता है वो प्रतिलोम संबंध है किसका, आर का। इंग्लिश में यदि बोले तो आर इनवर्स इज द इनवर्टिबल रिलेशन ऑफ आर, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि आपके पास में इनवर्टिबल रिलेशन निकालने के लिए, ठीक है, या इनवर्स संबंध ज्ञात करने के लिए या प्रतिलोम संबंध ज्ञात करने के लिए आपके पास हमेशा एक संबंध होना चाहिए, ठीक है। जहां पर एक संबंध दिया हुआ है कि x संबंध y के साथ है, जहां पर x बेटा a का एलिमेंट हो जाएगा यदि हम यहाँ x ले लें, और y जो होता है b का एलिमेंट हो जाएगा यदि हम यहाँ ले लें उसको, ठीक है। लेकिन जैसे हम बात करते हैं
उसके प्रतिलोम संबंध के बारे में, तो वो पलट जाता है, वो पेयर ही चेंज हो जाता है। ठीक है, जो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक्स वाई जो था, यदि वो आर का एलिमेंट है तो बेटा याद रखेंगे कि जो वाई एक्स हो जाएगा वो आर इनवर्स का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये संबंध का अवयव हो गया और ये किसका, प्रतिलोम संबंध का अवयव हो गया। ठीक है, चलो तो एग्जांपल के फॉर्म पे आप आराम से इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप इस संबंध को फिर से पढ़ना स्टार्ट कीजिए कि यहाँ पर संबंध किस तरीके से दिया है। 1 का रिलेशन जो होता है ए के साथ में है, 2 का रिलेशन बी के साथ में है और 3 का रिलेशन सी के साथ में। तो जब हम यहाँ पर ए और बी बताते हैं, जैसे आप यहाँ पर पहले देख चुके हैं, तो यहाँ बेटा 1, 2 और 3 दिया हुआ है और यहाँ पर ए बी और सी दिए, दोनों में 3 एलिमेंट्स है, तो टोटल पेयर यहाँ पे 9 बनते हैं यदि हम कार्तीय गुणनफल देखें तो। लेकिन संबंध यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि संबंध दिया है कि 1 का रिलेशन ए के साथ है, 2 का रिलेशन बी के साथ है और 3 का रिलेशन सी के साथ दिया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर संबंध के हिसाब से कनेक्टेड है, बट हमको बताना कहाँ है, हमको बताना है आर इनवर्स, मतलब हमको प्रतिलोम संबंध की बात करनी है। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखें कि जब हम जो है किसी क्रमित युग्म के, ठीक है, अवयव को उस क्रम के हिसाब से बदल ले, ठीक है, तो वो इनवर्टिबल रिलेशन होता है या फिर बोल सकते हैं कि प्रतिलोम संबंध के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर भी उस चीज को देखेंगे, तो जब हम बात करते हैं कि 1 का रिलेशन ए के साथ में था, तो ए का रिलेशन 1 के साथ में आ जाएगा जो किसका अवयव होगा, आर इनवर्स का होगा। बी का रिलेशन 2 के साथ हो जाएगा जो किसका अवयव होगा, आर इनवर्स का। सी का रिलेशन 3 के साथ हो जाएगा जो किसका अवयव होगा, आर का अवयव होगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं उसके प्रकार पे। सबसे इंपॉर्टेंट है उसके प्रकार, क्योंकि जस्ट अब जो है सिंगल मार्क्स पे आपके ये क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए हैं। तो हम पहली बात करते हैं कि रिक्त संबंध, नाम से स्पष्ट है, रिक्त, वॉइड, नल, ठीक है, एम्प्टी सेट, ये सब उसी तरीके से देखें। तो वैसे ही यहाँ पर आपके पास में एम्प्टी और वॉइड रिलेशन के नाम से देखा जाता है इस टॉपिक को। सिंपल सी बात है, एक ऐसा रिलेशन जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एलिमेंट या कोई भी पेयर आपको ना मिलता हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, नल रिलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये एक रिक्त संबंध कब कहलाता है, जब ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से वापस संबंधित ना हो, मतलब रिलेट ही ना करे। ठीक है, तो यहाँ पर यदि ए है और यहाँ पर भी ए है, आपने दो सेट ले लिया, यहाँ पे कोई एलिमेंट ए बोल दिया और इसका बी बोल दिया, तो बेटा याद रखेंगे कि ए का रिलेशन बी के साथ बने ही ना। ठीक है, तो उस कंडीशन पर हम इस सेट इस रिलेशन का नाम बोलते हैं रिक्त संबंध, एम्प्टी और वॉइड रिलेशन। तो ध्यान रखें कि R इज इक्वल टू 5, मतलब आपके पास में कोई भी यहाँ पर एक भी पेयर यहाँ पर नहीं मिला उस रिलेशन में, तो उस रिलेशन को हम लोग वॉइड रिलेशन बोल रहे हैं या रिक्त संबंध बोल रहे हैं, इसको हम लोग 5 से शो करते हैं। और वो 5 भी हमेशा उन्हीं कार्तीय गुणनफल के सबसेट के फॉर्म में काम करता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध मतलब सबसे बड़ा संबंध। ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं कार्तीय गुणनफल को आप सार्वत्रिक संबंध बोल सकते हैं, वो इसलिए कि सब रिलेशन इसके अंदर आते हैं। ठीक है, एक समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव, ठीक है, ए के सभी अवयवों के साथ क्या हो, संबंधित हो। ये वैसी वाली बात हो गई कि 1 2 3 यहाँ पर कोई ए का अवयव है, यहाँ पर भी फिर से 1 2 3 ए का अवयव है, तो आप बोलेंगे कि 1 1 पे गया, 1 2 पे गया, 1 3 पे गया। ठीक है, उसी हिसाब से फिर से यहाँ पर यदि हम देखें तो आपके पास में 2 1 पे गया, 2 2 पे गया, 2 3 पे गया। ठीक, और उसी के बाद यदि 3 का भी देखें तो 3 1 पे गया, 3 2 का 3 पे गया। मतलब इस समुच्चय के प्रत्येक अवयव का कुल इस अवयव के साथ में या इनके अवयव के साथ में कुल कितने प्रकार से आप संबंध स्थापित कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, उनके पूरे एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध के नाम से। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि R जो है वो A क्रॉस A का क्या होगा, सेट, जो दोनों जो है इक्वल होगा, मतलब कार्तीय गुणनफल और वो संबंध दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं और कि द्विआधारी संबंध क्या होता है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 12 के लिए, जनरली जो क्वेश्चन जनरली बने जाते हैं वो है तुल्यता संबंध। तो उन्हीं की चीजों को डिफाइन करने के लिए इसमें जो 3 कंडीशंस होती है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, ठीक है, तो उसी कंडीशंस को अलग से स्पेसिफाइड किया जा रहा है, उसको आप ध्यान रखें। तो पहला आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। तो इसके जो टाइप्स आते हैं उस पर ये कैटेगरीज को बताया जा रहा है। तो एकदम सिंपल से स्वतुल्य, नाम से स्पष्ट है, जो खुद के साथ क्या करे, तुलना करे। तो यहाँ पर इस संबंध के हिसाब से भी परिभाषित करें तो खुद के साथ या खुद के अवयव के साथ यदि संबंध स्थापित करे खुद का, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। जैसे यहाँ पर कोई x है और यहाँ पर कोई x है, तो यदि हम देखें कि x का रिलेशन सिर्फ x के साथ हो, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि यदि x एक अवयव है तो x का संबंध यदि x के साथ है, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं,
तो वो क्या कहलाता है, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। एग्जाम्पल के फॉर्म पे समांतर रेखाओं का संबंध स्वतुल्य है। समांतर रेखा की डेफिनेशन ये होती है कि यदि कोई दो रेखाएं समांतर है तो वे एक दूसरे को कभी भी काटते नहीं है या प्रतिच्छेद नहीं करते। तो एक सिंगल रेखा भी क्या होगी, समांतर रेखा का एग्जाम्पल आएगा, क्योंकि खुद के साथ वो समांतर वाली कंडीशन को डिफाइन कर रहा है। और बात यहाँ पर लिखी हुई है, प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है क्योंकि वो एक दूसरे को कभी नहीं काटता। फिर आप बात करते हैं सममित संबंध की। सममित संबंध होता क्या है, तो सममित संबंध इस तरीके से होता है कि यदि कोई दो सेट आपने डिफाइन किया, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर रिलेशन है, ठीक है, तो जब ए का रिलेशन बी के साथ है तो आपको याद रखना है, ठीक है, कि बी का रिलेशन ए के साथ भी होगा उन्हीं आर के साथ में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि जब कोई एक रिलेशन सममित है तो उसका मतलब ये है कि ए का यदि बी के साथ संबंध इस तरीके से स्थापित है तो आपको ध्यान रखना है बी का ए के साथ भी संबंध स्थापित होगा। यदि ये कंडीशन स्टेबल है तो वो क्या कहलाता है, सममित संबंध कहलाता है। जैसे लिखा हुआ है कि x का रिलेशन y के साथ था तो y का रिलेशन x साथ होना चाहिए। इसको हम ऑर्डर पेयर वाइज इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल यदि बात करें तो यहाँ पर लंब, ठीक है, का एग्जांपल लिया गया है, तो इसको भी आप समझ लें कि आपके पास में दो रेखाएं हैं, एक है L1 और एक है L2, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं क्योंकि ये लंबवत है। तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि L1 जो है L2 के भी लंबवत है, बट यहाँ पर ध्यान दें तो L2 जो होता है L1 के भी लंबवत हो रहा है, तो L1 L2 के साथ संबंधित था, ठीक है, तो उसी हिसाब से L2 भी L1 के साथ संबंधित होगी। तो ये कंडीशन होती है सममित की हो जाती है, ठीक है। रेखाओं के बीच यदि बराबर का यदि चिन्ह लगा रहे हो या रिलेशन लगा रहे हो या रूल लगा रहे हो, तो जब x y के साथ बराबर है तो y x के साथ भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। चलिए, प्रतिसमय संबंध, लेकिन उसके पहले भी एक कंडीशन आती है जिसको हम लोग बोलते हैं संक्रामक संबंध। वो पेज यहाँ पर नहीं है, ठीक है, उसको मैं अलग से यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ कि संक्रामक संबंध बोलते किसको है, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांजिटिव, ठीक है, रिलेशन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आपने तीन एलिमेंट लिया, आपके पास में ए बी और सी तीन एलिमेंट है उसी पर्टिकुलर एक सेट का, ए का, ठीक है। तो याद रखिए जब ए का संबंध बी के साथ है और बी का संबंध सी के साथ यदि आपको दिया जाए, ठीक है, और उसके बाद आपका ए का संबंध सीधे सी के साथ यदि मिल जाता है तो उस संबंध को हम लोग बोलते हैं संक्रामक संबंध। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए का रिलेशन बी के साथ था, बी का रिलेशन सी के साथ था, तो ए का रिलेशन सी के साथ यदि हो जाए तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रामक संबंध के नाम से जानते हैं। अब सममित यदि हम पढ़े यहाँ पर, तो सममित में एक स्पेसिफिक कंडीशन देखने वाली बात ये है कि x का संबंध यदि y के साथ था तो y का संबंध x के साथ आना था। यदि आता है तो उस कंडीशन पे हम लोग इसको सममित बोलते हैं। लेकिन बात करें प्रतिसम्मित की तो यहाँ पर हल्का सी कंडीशन चेंज हो जाता है। याद रखें x का संबंध y के साथ है और y का संबंध यदि x साथ दिया हो, दोनों कंडीशन दिया हो कि x का संबंध y के साथ है और y का संबंध x के साथ है, तो उस कंडीशन पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रतिसम्मित में वो दोनों अवयव क्या होते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। x का संबंध y के साथ, y का संबंध x के साथ, तो x बराबर y, ठीक है। मतलब आप देख सकते हैं दो समुच्चयों की समानता के आधार पर, ठीक है। मतलब यदि आप x और y को सेम बता रहे हैं और y और z सेम है, तो यहाँ से आपका क्या निकल रहा है, x और y और z तीनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। या फिर आप ऐसा बताना चाह रहे हैं, ये तो संक्रामक की कंडीशन हो गई, ठीक है, x का रिलेशन y के साथ है और y का रिलेशन x के साथ है, यदि बराबर का चिन्ह रूल के हिसाब से आ रहा है, संबंध के हिसाब से आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर फिर से देखना होगा कि x और y क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये वो संबंध है, ठीक है, और x का संबंध y के साथ और y का संबंध x के साथ दोनों दिया हो तो दोनों अवयव आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, प्रतिसम्मित ये हो चुका है, ठीक है। बात करें तुल्यता संबंध की, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, सीजी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध होता क्या है, किस तरीके से उसको डिफाइन करते हैं, ये आप पहले ही पढ़ चुके, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर जब स्वतुल्य पढ़े थे तो आप जानते हैं कि खुद के साथ संबंध होता है, वो स्वतुल्य कहलाता है। सम्मित यदि बात करते हैं तो x का रिलेशन y के साथ तो y का रिलेशन x के साथ, तो वो सम्मित कहलाता है। संक्रामक की कंडीशन जो कि मैं अलग से स्पेसिफाइड करके रखा हुआ है कि x यदि y के साथ रिलेट कर रहा है और y यदि z के साथ रिलेट कर रहे हैं और x का रिलेशन यदि z के साथ आपको मिल जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन पर हम उस संबंध को क्या बोलते हैं, संक्रामक। सम्मित स्वतुल्य, खुद के साथ मतलब स्वतुल्य, यदि x y के साथ रिलेट कर रहा है तो y x साथ रिलेट कर जाए, उस कंडीशन को सम्मित, और x रिलेशन
है y के साथ में और y रिलेट कर रहा है z के साथ में, तो x का रिलेशन यदि z के साथ भी स्टेबल हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं संक्रामक। जब ये तीनों कंडीशन एक साथ आए, ठीक है, तो उस संबंध को हम लोग बोलते हैं तुल्यता संबंध। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये टॉपिक्स हैं जो बेसिक टॉपिक है। आज हम इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद हम कल इनके क्वेश्चंस पे बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। और बाकी कोई भी कमेंट या सॉरी कोई भी डाउट्स वगैरह आते हो, कोई भी क्वेरीज हैं, तो बिल्कुल आप जो है कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन करें। ठीक है, थैंक यू।